ये जो सारी हेडिंग्स थी एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, याद रखते रहना। इस चैप्टर से बस इतनी चीजें एग्जाम में पूछी जाएंगी। अभी अगर तुम्हारा ये वाला सेल तीसरा संचायक सेल होता तो उससे 2 नंबर का सवाल फिक्स रहता था, लेकिन अब तीसरा संचायक सेल हटा दिया है, इसलिए वो 2 नंबर या तो श्रेणी में घुसेगा या तो तुम्हारा इधर नष्ट समीकरण में घुसेगा, या नष्ट समीकरण को छोड़ के इधर मोलर चालकता तुल्यांक की चालकता में जा सकता है। और सेल स्थिरांक उसका सवाल वहां पे 4-5 लगवाए थे ना, सेल स्थिरांक मोलर चालकता तुल्यांक की चालकता संबंधी, तो ध्यान से देख लेना। चलो शुरू करते हैं। आणविकता हो गई थी, कोटि पढ़ना है अब, तो हेडिंग लिखो अभिक्रिया की कोटि। इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। तो अब देखो आणविकता और कोटि में सबसे बड़ा अंतर क्या है। आणविकता अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को बताती है और कोटि वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की संख्या को बताती है। तो भाग लेने के लिए तो हमने तो संतुलित रासायनिक समीकरण लिखा, हमको पता चल गया कितने अणु टकरा रहे हैं एक साथ, वो आणविकता होगी, हो गया ना। दूसरा, कोटि वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की संख्या को बताएगी कि उसमें से कितने अणु अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर रहे हैं, समझ गए। उसमें से कितने अणु अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर रहे हैं ये बताएगा कौन, अभिक्रिया की कोटि। ये चीज को ध्यान में रखना। मतलब बैठे तो यहाँ पे कई लोग हैं, लेकिन वेग को प्रभावित कौन कर रहा है हमको इसकी जानकारी चाहिए। यहाँ पे 100 और बैठे हुए हैं, रखे हुए हैं, वो उसकी आणविकता हो गई, लेकिन 100 में से कितने अणु उसके वेग को प्रभावित कर रहे हैं ये उसकी कोटि हो गई। तो अब अभिक्रिया में अणु को देखना तो संभव है नहीं, इसलिए हम देख के तो बता नहीं पाएंगे कि रिएक्शन हमने लिख दिया ऐसे कि क्या लिखा, CH3COOH प्लस H2O, Na है, Na 3 के बाद बनता है CH3 फिर COOH और प्लस क्या NaOH, हो गया ना। इस प्रकार से एक अभिक्रिया है, इसमें संतुलन में है ना, भी है, हाँ संतुलन में है। एक इसका है और एक इसका है, दिख रहा है ना। कुछ इसके सामने नहीं लिखा गया, एक है, कुछ इसके सामने नहीं लिखा गया तो एक है। आणविकता अगर बतानी है तो क्या होगा, 1 + 1 बराबर 2। 2 अणु अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, लेकिन क्या ये दोनों अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर रहे हैं ये बताएगा कौन, कोटि बताएगी। कौन बताएगी, कोटि। अब ऐसे अभिक्रिया देख के नहीं बता सकते हैं कि ये वेग को प्रभावित कर रहा है ये नहीं कर रहा। जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हम नहीं बता पाएंगे कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कौन कर रहा है। आया समझ में। प्रयोग करने के लिए हम क्या करेंगे, इस अभिक्रिया को शुरू कर दिए शुरू, उसके बाद इसका वेग नाप लिए प्रयोग करके, क्या कर लिए, इसका वेग नाप लिए। अब पता करना है कि इन दोनों में से कौन वेग को प्रभावित करेगा, इन दोनों में से कौन वेग को प्रभावित करेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो एक बार दोनों को लेके हमने अभिक्रिया का वेग पता कर लिया, उसके बाद जब ये पता करना है कि कौन अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर रहा है तब दोनों की मात्रा बारी बारी से बढ़ाएंगे, दोनों की मात्रा बारी बारी से बढ़ाएंगे। अर्थात उस विलयन में एक बार थोड़ी मात्रा में CH3COONA मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, CH3COONA। उसके बाद वेग नापेंगे, तो अगर पहले वाले से बढ़ गया, मान लो शुरुआत में हमने नापा था इसका वेग 0.5 मोल प्रति
सेकेंड। हो गया ना? जब हमने मिलाया CH3COONA तो वेग हो गया 0.7 मोल प्रति सेकेंड। क्या लगा? जब हमने CH3COONA मिलाया तो वेग बढ़ा कि घटा? बढ़ गया ना? बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? इसका मतलब इस अभिक्रिया का जो वेग है इस पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि इसको मिलाने से वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जब किसी चीज के परिवर्तन से ये मान बदलेगा तभी तो कहेंगे उस पर निर्भर कर रहा है। हम लोग फलन y बराबर fx पढ़े थे, उसमें कहे थे x स्वतंत्र चर है, y परतंत्र चर है, अर्थात x के मान में परिवर्तन डेल्टा x हम करेंगे तो y के मान में परिवर्तन डेल्टा y अपने आप होगा, तभी तो हमारा अवकलन का सूत्र निकला था। अभी इसी चैप्टर में शुरू किया, अवकलन का अनुप्रयोग में ही पढ़ रहे हैं कि x के मान में परिवर्तन डेल्टा x, y के मान में परिवर्तन डेल्टा y होगा, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x औसत परिवर्तन की दर होगी, होगा ना? तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे CH3COONA को बदलने के बाद वेग क्या हो गया? बढ़ गया। इसका मतलब वेग इस पर निर्भर कर रहा है, कर रहा है। उसके बाद दोबारा H2O पता करो, उसका निर्भर करेगा कि नहीं? तो फिर उसमें जल मिलाओ। क्या मिलाओ? जल। जब हमने जल मिलाया तब हमने देखा वेग यही रह गया 0.7 मोल पर सेकेंड। क्या अर्थ निकला? जल मिलाने से अभिक्रिया के वेग में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब इस अभिक्रिया में जल अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि आणविकता तो दो हमको दिख रही है, परंतु कोटि कितनी है? केवल एक है। समझ गए? ये चीज को ध्यान में रखना है। तो क्या ये हम अपने मन से लिख के बता देंगे ऐसे ऐसे? जब तक प्रयोग नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं होगा ऐसा बताना। होगा कि नहीं होगा? इसलिए कोटि के बारे में कहा जाता है, कोटि एक क्या है? प्रयोगात्मक राशि। और हमें कहां से प्राप्त होगी? अभिक्रिया के वेग समीकरण से प्राप्त होगी। कहां से प्राप्त होगी? अभिक्रिया के वेग समीकरण से। यही तो कोटि था हमारा n1 प्लस n2। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? तो कोटि कहां से मिलेगी? जब इसका हम वेग समीकरण लिखेंगे। कहां से लिखेंगे? वेग समीकरण। और वेग कहां से मिलता है हमको? प्रयोग करने के बाद मिलता है। मिलता है? वेग हमको प्रयोग करने के बाद मिलेगा। इसका मतलब कोटि की जानकारी भी हमको प्रयोग करने के बाद ही मिलेगी। हो जाएगा? ये चीज को ध्यान में रखना है। अर्थात अगर हमें अभिक्रिया का वेग पता है, प्रयोग के द्वारा करके हमको बता दिया गया, तब इस n1 और n2 का मान हम पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता तो हमें पहले से ही पता रहती है कितना लिए हैं। 1 लीटर लिए, 2 लीटर लिए, 3 लीटर लिए, तो हमको पहले से पता रहेगा ना। बस यही हमको निकालना होगा। हो जाएगा? तो इसमें लिखो पहले। क्या लिखे? अभिक्रिया की कोटि लिखो। किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया के वेग को अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को बताती है
अर्थात किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या, किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया का वेग नियम लिखने में प्रयुक्त होती है, जो अभिक्रिया का वेग नियम लिखने में प्रयुक्त होती है, वेग नियम लिखने में प्रयुक्त होती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। हो गया ना? ये चीज को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देख रहे हो वेग नियम यही है हमारा, वेग बराबर के a की पावर n1 b की पावर n2। इसमें n1 और n2 क्या है? अभिक्रिया की कोटि है ना, n1 n2 अभिक्रिया की कोटि। तो इसका मतलब जो कोटि है वेग नियम लिखने में प्रयुक्त होती है, तो ये ऐसे भी परिभाषा इसकी बन सकती है। और दूसरा, इसकी परिभाषा वेग नियम से भी बन सकती है। वेग नियम से कि वेग नियम में जो अभिकारक है इनकी सांद्रता के ऊपर जो घात लगी है, इनकी सांद्रता के ऊपर जो घात लगी है उसके योगफल को अभिक्रिया की क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे भी एक परिभाषा बना सकती है। तो हमारी कॉमन परिभाषा थी, आगे लिख लो, इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। हो गया ना? ये चीज को ध्यान में रखना है। आगे लिखना है, माना कोई अभिक्रिया निम्न प्रकार है। माना कोई अभिक्रिया निम्न प्रकार है। हो गया? तो अभिक्रिया लिखो। P1A प्लस P2B, फिर के बाद Q1C प्लस Q2B। पहले तो इसकी आणविकता बता दो क्या होगी। अभिकारक है A और B, इनके सामने क्या क्या लिखा गया है? P1 और P2, अर्थात आणविकता हो गई P1 प्लस P2। हो गया ना? अब नीचे लिखते हैं, माना इसका वेग अभिकारक A तथा B की सांद्रता के n1 व n2 घात पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है जी? n1 व n2 घात पर निर्भर करता है। अब इसका मतलब जो वेग होगा वो बराबर k होगा, तो फिक्स है हमारा। और अभिकारक कौन कौन है इसमें? एक तो A है और एक तो B है। इनके सामने लगा तो P1 और P2 है, लेकिन निर्भर किस पर कर रहा है? n1 और n2 पर। फिक्स से ध्यान दिएगा ना, अगर n1 P1 के बराबर हो गया, n2 P2 के बराबर हो गया, तब आणविकता बराबर कोटि हो जाएगी।
तब आणविकता बराबर कोटि हो जाएगी। लेकिन ये संभव नहीं है कि N1 P1 के बराबर हो और N2 P2 के बराबर हो। संभव का मतलब क्या है? फिक्स नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसा भी हमने एक पिछला एग्जाम्पल तुमको दिखा दिया, आणविकता तो दिख रही थी 1+1 अर्थात P1 और P2 का मान क्या था? 1 और 1 था। लेकिन जब N1 देखे तो कितना था? 1। और जबकि N2 क्या था उसका? 0, क्योंकि जल पर निर्भर नहीं किया था ना। तो N1 P1 के बराबर है, लेकिन N2 P2 के बराबर है क्या? नहीं है। इसलिए आणविकता भी कोटि के बराबर नहीं होगी। तो आणविकता कोटि के बराबर हो यह आवश्यक नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। होगी कब? एक ही परिस्थिति में, जब N1 P1 के बराबर हो और N2 P2 के बराबर। ये काम करना है हमको। अब देखो आगे, मान लो इसके N1 घात पर निर्भर किया और इसके N2 घात पर निर्भर किया, हो गया ना। तो जहां N बराबर क्या होगा? N1 प्लस N2 अभिक्रिया की क्या है? कोटि है। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो अब इसी से इसकी परिभाषा बन गई है। नोट करो इसको। अब आगे इसकी परिभाषा लिखा जाए। आणविकता ऊपर लिख लेना P1 प्लस P2। इससे पता चल जाएगा कि कोटि और आणविकता दोनों अलग अलग हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपस में समान ही हो। मतलब ऐसा नहीं है कि जो सामने लिखा गया वही यहाँ घात लगाना है, समझ गए? ये फिक्स रूल नहीं है कि सामने P1 लिखा गया तो घात P1 लगाना है। घात बदल भी सकती है। ठीक। अब नीचे लिखना काली पेन से, यहाँ से नई परिभाषा हो सकती है कोटि की, इसको भी लिख सकते हो। अतः हम कह सकते हैं कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में हम कह सकते हैं कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में अभिक्रिया के वेग समीकरण में हो गया व्यक्त अभिकारकों की सांद्रता पदों के ऊपर लगी घातों के योग, अभिकारकों की सांद्रता पदों के ऊपर लगी घातों के योग को सांद्रता पदों के ऊपर लगी घातों के योग को उस अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। उस अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। हो गया ना? बस इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दो, ये भी परिभाषा हो गई है। हो गया? अब लिखो कोटि की विशेषताएं। हेडिंग है कोटि की विशेषताएं।
विशेषताएं देखो इसमें। जब किसी अभिक्रिया में एक से अधिक प्राथमिक पद होते हैं, एक से अधिक प्राथमिक पद होते हैं, तो अभिक्रिया का मंदतम पद ही, अभिक्रिया का मंदतम मतलब जो सबसे धीरे होगा, अभिक्रिया का मंदतम पद ही अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है, अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है। हो गया? अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है। हो गया? अतः कोटि सदैव मंदतम पद की ही जांच की जाती है। अतः कोटि सदैव मंदतम पद की ही जांच की जाती है। कोटि सदैव मंदतम पद की ही जांच की जाती है। हो गया? इस चीज को ध्यान में रखना है। जैसे कहने का मतलब, एक उदाहरण लिखते हैं अभिक्रिया का। KOH ये जल में जाने के बाद K प्लस बना लेता है और OH माइनस बना लेता है। इसकी क्रिया हम कराते हैं इसका नाम है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। ज्यादा इसमें नाम जानने की जरूरत नहीं है, बस एग्जाम्पल समझा रहे हैं। इसमें ये बंध टूटता है, बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। दोनों चले जाते हैं किसके पास? Cl के पास। क्यों जाते हैं? क्योंकि जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, बंध टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन उसी के पास जाते हैं। समझ गए? जिसकी जब कोई बंध बनता है, जैसे मान लो X और Y के बीच एक बंध बना, इसमें X की विद्युत ऋणात्मकता कम है, Y की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। सबसे पहला तो ये विद्युत ऋणात्मकता होती क्या है? विद्युत ऋणात्मकता होती है किसी बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। समझ गए? जैसे तुम 2 लोग रस्सी खींच रहे हो, जो ज्यादा तेज से रस्सी खींचेगा उसकी क्षमता ज्यादा कही जाए। वैसा ही इनमें होता है कि बंध में इलेक्ट्रॉन होता है, रस्सी नहीं होती है कि रस्सी बांधे रस्सी खींचने लगे, रस्सी नहीं होता है, बीच में इलेक्ट्रॉन होता है, साझा हुआ है, इसीलिए हम एक बंध के द्वारा इसको दिखाते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन है तो ये रस्सी तो खींच नहीं रहे, तो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो जो ज्यादा खींचेगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? अधिक होगी। अब क्या हुआ? इसमें Y की ज्यादा है ना, इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को कौन ज्यादा खींचेगा? Y ज्यादा खींचेगा। अब जब हम ऊर्जा दे के अर्थात गर्म करेंगे, तो क्या करेंगे जी? गर्म करने का मतलब हम ऊर्जा दे रहे हैं, और जब ऊर्जा देंगे तो ये बंध टूटेगा। क्या होगा? बंध टूटेगा। अभी जो बंध बना था ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन X का था और एक इलेक्ट्रॉन किसका था? Y का था।
लेकिन बंध बनने के बाद Y की क्षमता अधिक थी, इसलिए इसने दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना प्रारंभ कर दिया। किसका? एक इस यक्त का भी और एक अपना भी। अपना तो खींचेगा ही फिक्स है, लेकिन जैसे ही बंध बना उसने एक्स का भी खींचना प्रारंभ कर दिया। अब क्या हुआ? बंध टूटेगा तो क्षमता किसकी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को खींचने की? Y की, इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन Y के पास पहुंचे, X का इलेक्ट्रॉन निकल गया। निकला कि नहीं निकला? और जब किसी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उसके ऊपर कैसा आवेश आ जाता है? धनावेश। Y ने इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक तो अपना लिया था, एक इसका लिया। Y के ऊपर कैसा आवेश आ गया? ऋणावेश। इसका मतलब जब किसी की विद्युत ऋणात्मकता कम और अधिक होती है तो बंध टूटने के बाद एक पर ऋणावेश आता है और एक पर धनावेश आता है। जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है उस पर ऋणावेश आता है और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है उसके ऊपर धनावेश आता है। और जब तुम अपनी आवर्त सारणी देखोगे, आवर्त सारणी में जब तुम ऐसे आगे बढ़ते हुए जाओगे ना, तो आगे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। क्या होती है जी? बढ़ती है। तो कार्बन है पहले, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, तब फ्लोरीन है, इसके नीचे क्या है? फ्लोरीन। इसका मतलब इधर से इधर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? बढ़ेगी। तो किसकी ज्यादा होगी? फ्लोरीन की ज्यादा होगी, कार्बन की कम होगी। जाएगा ना? ये चीज को ध्यान में रखना है। तो इसमें किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन क्या करेगा? बंध टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। होगा ना? तो बाद में अब समझाओ क्या बनेगा? CH3, C अकेले रह गया, CH3, ये CH3 कैसा आवेश आएगा? C पर धनावेश आएगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन लेके भाग गया ना। जैसे यहाँ पे यक्त वाले को Y लेके भाग गया था, तो यक्त पे कैसा आवेश आया? धनावेश। कौन लेके भागा? Y पे कैसा आवेश आया? तो यहाँ पे कौन लेके भागा? Cl। Cl पर कैसा आवेश आएगा? ऋणावेश। ये बन गया। अब देखो, जब किसी का बंध टूटना है क्या वो बहुत तेजी से टूट जाएगा? अगर हमें इस बंध को तोड़ना है तो हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, देनी होगी ना। और ऊर्जा देने में कुछ टाइम तो लगेगा, लगेगा कि नहीं होगा? क्या इसके आयन वाले की तरह तेजी से बन जाएगा? आयन वाले में बंध नहीं होता है। K+ और OH- ऐसे ही बगल बगल जुड़े हुए थे। जैसे ही जल में गया, जल ने इनको अलग कर दिया, कोई बंध नहीं था उनमें। जल का परावैद्युतांक कितना ज्यादा होता है? फिजिक्स में परावैद्युतांक पढ़े होंगे पहले पाठ में। जल का परावैद्युतांक कितना ज्यादा है कि वह पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोक्साइड आयन को तुरंत ही अलग कर देता है। इसलिए आयनिक यौगिक जल में जाने के बाद तुरंत घुल जाते हैं। इसलिए उनकी प्रक्रिया काफी क्या होती है? तीव्र होती। लेकिन जब हमें किसी बंध को तोड़ना पड़ता है तो बंध को तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा बाहर से देनी पड़ती है। और जब हम बाहर से ऊर्जा देंगे, गर्म करेंगे, तो गर्म करने के बाद तो पहले पात्र गर्म होगा। पात्र गर्म होने के बाद तब ये यौगिक गर्म होना शुरू होगा। यौगिक गर्म होगा तब उसके अंदर के अणु गर्म होंगे, अणु गर्म होंगे तब तो बंध टूटेगा। तो इसका मतलब इस प्रक्रिया में टाइम लग जाता है। अर्थात ये क्रिया तेज नहीं होती है। क्या होती है? धीरे होती है। हो गया ना? अब जैसे ही आयन बना यहाँ पे, तो आयनों के बीच तो हम जानते हैं आकर्षण बल बहुत तेज होता है कि नहीं होता है? एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसको ले आके चिपका, चिपक गया क्या? नहीं चिपका ना। अभी यही चुंबक होता है, इसका नॉर्थ होता है, इसका साउथ होता है, यहीं तक लाते अपने आप ही चिपक जाए। चिपकता कि नहीं चिपकता? ऐसा ही तो आयनों के साथ होता है कि विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को क्या करते हैं? मतलब एक आयन दूसरे आयन के पास जैसे आए चिपका लेगा, लेकिन जब हमको बंध बनाना पड़ता है, साझा करवाना पड़ता है, तब थोड़ा टाइम लगता है। आया कि नहीं समझ में आया? ये ध्यान में रखे रहना। तो अब जैसे ही आयन बन गया, अब ये दो आयन यहाँ पे, दो आयन यहाँ पे, आयनों की अदला बदली होगी ना। ये इसी से जुड़ गया तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। आयनों की अदला बदली होगी। कौन किसके साथ जुड़ेगा? इसका धनावेश इसके ऋणावेश के साथ, इसका धनावेश इसके ऋणावेश के साथ, होगा ना। अब क्योंकि ये धनावेश और ऋणावेश है, इसलिए जुड़ने की प्रक्रिया काफी तेज हो जाती है, क्योंकि इनके बीच कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। तो जैसे ही यहाँ पे आयन बना,
बना, तुरंत ही ये चला जाता है किसके पास, OH माइनस के पास, और खींच के जुड़ जाता है। समझ गए? क्या होगा जी, CH3 और यहाँ पे क्या बन जाता है, OH, मतलब जो Cl निकला था उसकी जगह पे कौन आ गया, OH आ गया। तो ये तो आयन है ना, और आयनों के बीच आकर्षण बल काफी तेज होगा, तो ये प्रक्रिया क्या होगी, तीव्र होगी। अब बताओ, अगर हमको इससे इसको प्राप्त करना है, इस वाले से इसको प्राप्त करना है, तो तीव्र गति से प्राप्त होगा कि मंद गति से प्राप्त होगा, मंद गति से प्राप्त होगा। क्यों जी, क्योंकि जब तक ये नहीं बनेगा तब तक इससे ये नहीं बनेगा, होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब इसमें मुख्य बात क्या है कि इस वाले से इसका बनना है ना, जो कि मंद गति से हो रहा है। जब ये मंद गति से हो जाएगा तभी तो ये तीव्र गति से होकर हमको ये उत्पाद देगा। इसका मतलब वेग निर्धारण कौन करेगा, जो मंद गति वाला है, कौन करेगा। क्या हम पहले तीव्र गति से बन गया, अरे जब बनना ही नहीं था तो तीव्र गति से कहां बना। जब इस यौगिक का बंध टूटेगा तभी तो आगे की प्रक्रिया होगी। बंध तोड़ना धीरे धीरे हो रहा है, पहले धीरे धीरे बंध टूटेगा, 2 मिनट में बंध टूटा, उसके बाद 1 सेकंड में यौगिक बन गया। मतलब कुल मिला के यौगिक कितनी देर में बना, 2 मिनट 1 सेकंड में बना कि नहीं बना। तो 2 मिनट की अपेक्षा 1 सेकंड की कोई वैल्यू है नहीं है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि अभिक्रिया 2 मिनट में हुई है। कितने मिनट में हुई है, 2 मिनट। 2 मिनट 1 सेकंड का है चाहे 2 मिनट का है, 2 मिनट हमने कहा तो इसको ध्यान में रखा, जो मंद था उसको ध्यान में रखा ना। क्या हम पहले अभिक्रिया 1 सेकंड में हुई है, अरे तुमने 2 मिनट में बंध तोड़ा था तो 1 सेकंड में अभिक्रिया कहां से हुई। बंध तो तुमने तोड़ने में 2 मिनट लगा दिए, उत्पाद तुम्हारा भले ही 1 सेकंड में बन गया बाद में जाने के बाद, लेकिन बंध तोड़ने में जो तुमने 2 मिनट टाइम लगाया वो भी तो उसी अभिक्रिया में लगा हुआ समय है, होगा कि नहीं होगा। तो कभी भी अभिक्रिया का जो तीव्र पद होता है वेग निर्धारण नहीं करता है, जो उसका मंद पद होगा वो वेग निर्धारण करता है। हो जाएगा ना। ऐसा तुम एक सिंपल तरीके से समझ सकते हो, एक कंपनी है जिसमें कार बन रही है, समझ गए। अब कार बनाने में उसके जो पहिए हैं छोटे छोटे हैं, एक दिन में मान चलो 100 पहिए बन गए। कितने पहिए बन गए, 100 पहिए, मतलब कितने कार भर का पहिया बन गया। एक कार में 4 पहिए होते हैं ना, मतलब 25 कार के पहिए बन चुके हैं। उसके बाद स्टीयरिंग बनी तुम्हारा 25 को, स्टीयरिंग बनी 25, पहिए लग गए 4 मतलब 25 गाड़ी का हो गया। स्टीयरिंग 25 बनी, से भी मतलब जो घुमाने वाला होता है, तो 25 लग गया, वो भी 25 कार में लग गया। लेकिन इंजन बनाया हमने एक दिन में 5, क्योंकि इंजन बनाने में टाइम लगेगा, वो सब छोटे छोटे से बन गए। इंजन बनाया हमने 5, कार कितनी तैयार हुई, चाहे 25 नहीं तैयार हुई, क्योंकि इंजन 5 ही है, बाकी 20 कार तो बिना इंजन की चलेगी नहीं। इसका मतलब निष्कर्ष क्या हुआ, जो चीज हमने सबसे कम बनाया उसी के हिसाब से तो हमारा कार बनने की दर का निर्धारण हुआ। अभी अगर हम इंजन भले ही 20 को बना लेते, पहिया 4 को बनाते, तो कोई मतलब निकलता इंजन 20 को बनाने का। इंजन भले ही 20 बना लिए, कार तो इसका ही तैयार हुई क्योंकि पहिया 4 ही बनाए थे, होगा कि नहीं होगा। जो कम होगा अर्थात जो मंद होगा वही वेग को निर्धारित करेगा। ऐसा ही अभिक्रिया के लिए है कि जो सबसे धीरे चलेगा उसी के हिसाब से अभिक्रिया का वेग निर्धारण होगा। हो जाएगा, ये चीज को ध्यान में रखना है। तो ऐसा हमने तुमको यही समझाने के लिए बताया कि इसमें ये वाला मंद गति से होता है, इसलिए वेग निर्धारक यही हो गया ना। और वेग निर्धारक यही है, तो इसमें कितने अणु दिख रहे हैं, 1 दिख रहे हैं ना, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अर्थात इस अभिक्रिया की कोटि भी 1 होती है। कितनी होती है, 1। ये चीज को ध्यान में रखते रहना। क्यों जी, क्योंकि इसमें कोई और है क्या, ये अपने ही अकेले टूट रहा है, उसके बाद जा रहा है क्रिया करने के लिए। जब अपने अकेले टूट रहा है तो वेग भी तो इसी पर निर्भर करेगा। इसका आपको कोई मतलब ही नहीं निकला। इसको 4 किलो ले लो, 5 किलो ले लो, 10 किलो ले लो, तो बेचारा अकेला ही अपना उधर मस्त है। जब ये टूट रहा है तभी तो उससे क्रिया करने जा रहा है, तो ये अपने अकेले टूटेगा। इसका मतलब वेग किस पर निर्भर कर रहा है, इसी पर निर्भर कर रहा है, तृतीय ब्यूटिल क्लोराइड पर। तो इसकी कोटि कितनी है, 1 है। ये चीज को ध्यान में रखना इस तरह से। तो वेग निर्धारण कौन सा पद होगा, मंद पद होगा, और उसी की कोटि अभिक्रिया की कोटि कही जाएगी।
हो जाएगा, ये याद रखे रहना है। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट दूसरा नंबर, अभिक्रिया की कोटि एक प्रयोगात्मक मान है। अभिक्रिया की कोटि एक प्रयोगात्मक मान है। हो गया। इसे संतुलित रासायनिक समीकरण देखकर नहीं बताया जा सकता है। इतनी बार यही समझाते हुए आ रहे हैं, इसे संतुलित रासायनिक समीकरण देखकर नहीं बताया जा सकता है। इसे संतुलित रासायनिक समीकरण देखकर नहीं बताया जा सकता है। हो गया ना? ये चीज को ध्यान में रखना है। आगे देखो, अगला नंबर, किसी अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया की कोटि शून्य शून्य धनात्मक ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक शून्य धनात्मक ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जाना? आगे देखो, किसी अभिक्रिया की कोटि, अगला पॉइंट, किसी अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया की कोटि उसकी प्रयोगात्मक परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है। किसी अभिक्रिया की कोटि उसकी प्रयोगात्मक परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है। हो गया ना? जैसे जैसे सामान्य परिस्थिति में अभिक्रिया H2 plus Cl2 H2 plus Br2 Cl2 नहीं, H2 plus Br2 तीन के बाद 2HBr हो गया। की कोटि दो होती है, की कोटि दो होती है, परंतु जब यही अभिक्रिया
जल से भरी एक नली के ऊपर कराई जाती है, परंतु जब यही अभिक्रिया जल से भरी एक नली के ऊपर कराई जाती है तो इसका वेग शून्य हो जाता है। तो इसका वेग क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ये चीज को ध्यान में रखना, हो जाएगा। तो क्या हुआ? अभिक्रिया तो एक ही थी, इसकी आणविकता तो फिक्स है, हमेशा एक और एक कितनी होगी, चाहे कहीं भी कराओ तो वही आणविकता होगी इसकी। लेकिन जब सामान्य परिस्थिति में कराते हैं अर्थात साधारण ताप और दाब पर, तब इसकी कोटि क्या होती है? 2। लेकिन जब इसे जल से भरी नली के ऊपर कराते हैं तो इसकी कोटि क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। जिससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि अगर परिस्थिति बदल दिए तो कोटि भी क्या हो सकती है? बदल सकती है। ये चीज को ध्यान में रखना है। हो जाएगा ना? आगे बढ़ो। अगला पॉइंट आणविकता की तरह ही तीन से अधिक कोटि की अभिक्रियाएं बहुत कम होती हैं। तीन से अधिक कोटि की अभिक्रियाएं बहुत कम होती हैं। हो गया? बस। अब आगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में अभिक्रिया दे देगा और पूछ लेगा बताओ ये किस कोटि की अभिक्रिया है। कुछ एग्जाम्पल्स बता देंगे, उनको याद कर लेना, बस वही लिख देना होगा तुम्हें।